नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस के इस मंच पर। साथी, कहीं ना कहीं आप साथी ये उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर में हमारा एग्जाम है, यूजी के साथी है ऑल ओवर इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपका एक्सटेंशन जो 1 to 1 आपका सब्जेक्ट है, इसकी क्लासेस आपको चाहिए थी, वो अपने कंप्लीट अवेलेबल करवाई। वन शॉट क्लास आपकी आ चुकी थी। अब आपकी बारी है गेस्ट पेपर की। गेस्ट पेपर का मतलब है कि इस पेपर में से लगभग 90% क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई सी भी यूनिवर्सिटी, कोई सी भी कॉलेज आपकी रही हो, ये सब्जेक्ट अगर आपके है तो आज इसकी पेपर सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। जो गेस्ट पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी होगा। साथियों, कितना स्टडी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा चुका मैं आपको बता दूं। वन शॉट क्लास, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन, कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश के अंदर, गेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आपको नहीं बताई हो। ठीक है, तभी तो कहते हैं भाई ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन यानी ऐप को आप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज अपन बात करने वाले हैं गेस्ट पेपर की। बीएससी एग्रीकल्चर, देखो गेस्ट पेपर यहाँ पर छप चुका है, बस बलर हो रहा है कि सर ये आने वाला क्या है। और 100%, देखो 100% गेस्ट पेपर है। तो ये जो बलर है ना, इसको उठाने वाले हैं, इसी क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि पेपर आपको कैसे सोल्व करके आना है वहां पर, ताकि आप गलतियां ना करो और अच्छे से आपका पेपर जाए। तो सबसे पहले अपन परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डेफिनेशंस का, वहां से स्टार्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तक चलेंगे। कंप्लीट डिटेल से अपन समझने वाले हैं। तो क्या आप सभी साथी रेडी हो? एक बार मुझे कमेंट करेंगे सभी साथी, क्या आप सभी रेडी हो साथियों? रेडी हो चुके हो तो कमेंट कर देना, और अकाउंट को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलेगी। और फ्री में सब्सक्राइब करने से इतना अच्छा कंटेंट मिलता है, अगर अच्छी ओजीपी बनती है तो क्यों ना करें, कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना साथियों। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथी भी देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के साथी भी है, ऑल ओवर इंडिया आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखो बेटा, सब्जेक्ट यही है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है ना। तो पर्सनैलिटी की परिभाषा वहां पर आपसे पूछ सकता है कि पर्सनैलिटी की परिभाषा लिखी, तो वहां पर आपको डिफाइन करके आना है आपकी पर्सनैलिटी की परिभाषा। और ये चीज मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल रेस्पॉन्स पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इसका कहने का मतलब है, पर्सनैलिटी वह चीज है जो आपको एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति से भिन्न बनाती है, अलग रहती है। साथ में ही आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो प्रदर्शन है, उसको करती है सामने वाले व्यक्ति के सामने, रिप्रेजेंट करती है। कौन? पर्सनैलिटी। मतलब आप किसी अनजान व्यक्ति से अगर कहीं पर मिलते हो, है ना, तो आप कैसे व्यक्ति हो या अगला इंसान कैसा है, तो आप समझ जाते हो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर। अभी मैं आप लोगों के सामने आया हूं, मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझ गए सर आ गए हैं। ठीक है, और अपन को पढ़ाने वाले हैं। तो पर्सनैलिटी को देखकर, ढांचा देखकर आपको समझ में आ गया। तो पर्सनैलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप लोग, जो आप लोग हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं, अननोन व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसने क्या सीखा है, वो कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, है ना। और पर्सनैलिटी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है, और सभी की जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग भी हो सकती है। दैट इज क्लियर साथी? ओके, ठीक है। ये आपकी भावनाओं, आपके दृष्टिकोण, आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का एक संयोजन है। ठीक है, और यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति दूसरे से कैसे बातचीत करता है और परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। कि मान लो कोई भी ऐसी फॉर्मल कंडीशन हो गई, है ना, उनमें आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो। ठीक है, किसी भी परिस्थिति के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अचानक आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, और ऐसी कोई चीज हो गई, ऐसी कोई घटना हो गई, तो वहां पर आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो, सामने कैसे आते हो। ठीक है, वो क्या दिखाता है? आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको एक व्यक्ति से अलग बनाती है, साथ ही ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अगले व्यक्ति से क्या बातचीत करने वाले हैं, आपका मूड कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। यहां तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है साथियों। ठीक है, अब आता है बेटा लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल है कि आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं। ठीक है, खुद का आप पर कितना संयम है,
ठीक है, किसी भी चीज को देखकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या मतलब प्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपसे बिना बात किए आपके सामने से गुजर गया, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि लोग कितना मानते हैं कि उनके जीवन की घटनाओं पर उनका नियंत्रण है। अब देखो, यहाँ पर मान लो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई, ठीक है, कि मान लो एक साथी था एग्जाम के अंदर फेल हो गया। अब वहां पर दो स्थितियां हैं। पहला, वो मानेगा कि मैंने कम पढ़ाई की इसलिए मैं फेल हो गया। दूसरा, वो ये मानेगा कि पेपर हार्ड था, मैंने तो काफी पढ़ाई की थी, मेरी कोई गलती नहीं, पेपर की गलती है या पेपर बनाने वाले की गलती है। यानी कि खुद का आप पर कितना कंट्रोल है, आप खुद को सही मानते हो या फिर जो आपकी चुनौतियां आती है या जो आपके दोष है, जो आपकी त्रुटियां हैं, जो आपकी गलतियां हैं, उनको आप मानते हो। ठीक है, आप किसको सही मानते हो, या तो खुद को सही मानोगे या जो गलतियां आती है उनके ऊपर आप अपने इल्जाम लगा दोगे कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, मेरी कोई कमी नहीं, उसकी कमी थी। ठीक है, तो आपका कितना कंट्रोल है। ये व्यक्ति की प्रेरणा, आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको प्रभावित करता है। कौन बेटा, लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब आप समझ गए। ठीक है, और आपका कितना खुद पर संयम है, कैसी परिस्थितियों में आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल ध्यान रखना, आगे इसमें डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपने देखे होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाके। ठीक है, अब है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आप समझ लो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, संगठनात्मक समूह के अंदर आपका व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या व्यवहार। अब देखो यहाँ पर थ्योरी से रिप्रेजेंट कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि संगठन के अंदर आप कैसे कार्य करते हैं, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और स्वयं उससे कैसे प्रभावित होते हैं तथा उनमें कार्यरत लोगों का व्यवहार कैसा होता है। समझा देता हूं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है और इसका मेन मीनिंग क्या है। एक बार मेरे को थोड़ा डाउट है कि आपको पीडीएफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा वेट चाहूंगा ताकि मैं एक बार कैमरा को जूम इन जूम आउट करके ये क्लियर कर लूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको सही दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ विजुअलाइजेशन दिखा इसलिए मैंने कहा। देखो, अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, देखो व्यवहार तो आपका है ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप, ये एक ऑफिस है, इसके अंदर आप कितने कर्मचारी हो, ये सारे आप स्टाफ के अंदर आप बैठे हुए हो, इनमें से आप भी एक हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका संगठन है या आपका एक समूह है। ठीक है, ये चाहे से आपकी कोई टीम हो या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो वहां पर आपका समूह है, तो इसके अंदर आपका कैसा व्यवहार रहता है। ठीक है, कि आप क्या व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो और किसी चीज को लेकर आपका डिस्कशन चल रहा है, सभी व्यक्तियों के अंदर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका संचार हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी बात कर रहे हो, तो इसको लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। मान लो कि कोई सीरियस बात चल रही है, तो क्या आप उस पर हंस रहे हो, लाफिंग कर रहे हो, या सीरियस होकर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि एक समूह के अंदर मान लो एक आपकी फैमिली है पूरी, 20 सदस्य उसके अंदर बैठे हैं, तो उनके अंदर आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, आप उनकी बातों को किस प्रकार से समझते हैं, अपनी बातों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको समझाते हैं और उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर आपका जो व्यवहार है उसी की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या हेल्प करने में, आपके जो आसपास का पर्यावरण है, नेचर है, वो लोगों की भावनाओं को समझने में, ठीक है, उनके विचारों को समझने में, साथ ही अपने मन की भावनाएं और विचारों को सही तरीके से उनके सामने पेश करना, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और आप उनकी देख रेख में अच्छा सा उनके सामने रिप्रेजेंट कर दो अपनी बातों को। ठीक है, तो समूह के अंदर आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे कि आप कितना प्रभावित करते हैं लोगों को अपनी वाणी से ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी क्लास के अंदर मैं हूँ, 100 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं सामने, तो उनके सामने मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी बातों को, अपनी सोच को और सब्जेक्ट को, ताकि उनको समझ में आ जाए, ना उनका कोई डाउट भी रहे, ना मेरी बातों का उनका बुरा भी लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया। इससे रिलेटेड कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप करके आ जाओगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पर ये पूछ ले कि कौन सी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करती है, आ सकता है क्वेश्चन।
मान लो यहाँ पर नहीं दिया, आप क्या लिख के आओगे? आप लिख के आओगे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती है आपके आसपास का एनवायरमेंट। ठीक है, लिख दो, एनवायरमेंट कर सकता है सर, आपकी मेंटल हेल्थ कर सकती है, ठीक है, आपका नॉलेज कर सकता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग कर सकती है, टाइम भी कर सकता है। अच्छा, टाइम कैसे यार? फिक्स थोड़ी है कि किस टाइम पर आपका मूड कैसा हो, सुबह आपका मूड सही हो, शाम को आपका मूड खराब हो जाए। तो ये चीजें क्या है, इसको इफेक्ट कर सकती है। तो वहां पर बेटा अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करने वाली चीजें लिखो, तो आप ये चीजें लिख के आ सकते हो, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि बताइए मैं आपको इस तरह से रहा हूँ। कोई साथी पहली बार क्लास को देख रहा है, नर्वस मत होना, अच्छे से आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या आपकी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की परिभाषा कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है। और ये आपके किस चीज में, आपकी संरचनाओं मतलब प्रबंधन संरचनाओं रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है। मतलब यार आप ग्रुप में बैठकर डिस्कस करोगे, है ना, और अपनी चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि फिर विपरीत परिस्थितियां जब आएगी तो वहां पर भी आप संयम रखोगे और अच्छे से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, कोई गलत हरकत नहीं करोगे, ठीक है। अब आता है बेटा टीम वर्क। अब देखो, टीम वर्क का मतलब है कि अकेले आप मान लो कोई वर्क करते हो, अब वही वर्क आपको अपनी टीम के साथ में करना है, ठीक है। एक समूह के अंदर आपको वर्क करना है, और इस प्रकार से आपको वर्क करना है कि टीम के साथियों को बुरा भी ना लगे, आप उनसे अच्छे से भी बात करो, उनको चीजें भी समझाओ, और उनके साथ में मिलकर अपनी टीम को आगे तक ले जाओ। हो सकता है कि आपको टीम का नेतृत्व करना पड़े, यानी लीडर आपको बना दे, तो उस टीम की देखरेख भी आपको करना, ठीक है। तो टीम वर्क का मतलब क्या है कि किसी समूह द्वारा मिलकर किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने या कार्य का प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया गया सहयोग या प्रयास ही क्या है, आपका टीम वर्क है, ठीक है। एक टीम के रूप में मैंने आपकी एक टीम बना दी, ठीक है, और एक ग्रुप बना दिया, मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि ये सभी साथी, ये टीम वाले साथी जाके ये काम करेंगे आज, और आप जाके उस काम को अच्छे से करते हो अपनी टीम के साथ में मिलकर, पूरे जोश पूरे जुनून के साथ में, ठीक है, और उसको अच्छे से करते हो, ताकि आपको फिर बाद में ट्रॉफी वगैरह इनाम वगैरह मिलेगा, तो आप अच्छे से मोटिवेट होकर वो काम करके आते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी टीम के अंदर मिलकर अच्छा से सहयोग करना और टीम को आगे लेके जाना। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे फैक्टर्स लिखो जो आपकी टीम को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वही चीज आ जाएगी, आपके आसपास की कंडीशन, आप क्या सोच रहे हो, आपका टाइम, आपकी एज भी टीम को वो कर सकती है कि सर टीम को एज से क्या रिलेशन है, एक बार समझाओ। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम के अंदर मैंने कोई ऐसा टास्क आपको दे दिया जिसमें आपको कुछ चीजें बनानी है, जैसे मैंने आपको एक कार बनाने के लिए टास्क दे दिया कि आप ये कार बनाओ, इसको डिजाइन करो, है ना, मैकेनिकल काम दे दिया मैंने तो आपको। अभी यहाँ पर मान लो छोटी एज के, टीन एज के 4 साथी है जिनकी उम्र 18 साल है। अब 17 साल 18 साल का साथी अगर टीम में है, तो हो सकता है कि उसमें एनर्जी लेवल तो हाई हो, क्या हो, एनर्जी लेवल तो हाई हो, लेकिन बेटा उसका नॉलेज क्या होगा, क्या होगा, नॉलेज कम होगा। 18 साल की उम्र में नॉलेज कहाँ से आएगा? इसी टीम में 2 मेंबर ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल है, जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर इनको नॉलेज तो फुल है, लेकिन इनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो सकता है। तो ये इफेक्ट कर सकते हैं, एज भी इसको इफेक्ट कर सकती है। मतलब देखो, अगर प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले, थोड़ा डिटेल से पूछ ले, तो ये लिख के आ जाना, कॉपी खाली नहीं छोड़ना, इसलिए बता रहा हूँ इन चीजों के एग्जाम्पल देकर। तो टीम वर्क आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है और म्यूचुअल सपोर्ट है, उसको आपस में बढ़ाता है, ठीक है। भाई टीम के रूप में काम करोगे तो टीम को आगे लेके जाओगे, सीधी सी बात है, अच्छा मिलके काम करोगे। कोई भी चीज मान लो कि कोई भी उत्पाद जो आपको मिलेगा, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, वो वर्क काफी अच्छा होगा। यहां तक क्लियर है ना साथियों? बस इसी प्रकार से क्लियर होते रहने चाहिए, ओके। अब है बेटा लर्निंग, सीखना। देखो, लर्निंग जो प्रोसेस है वो कभी रुकने वाली नहीं है। आप जिंदगी भर छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये चीज आपने सुनी होगी और ये चीज कहीं ना कहीं फैक्ट है। तो सीखना इज ए प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है? जिसमें आप नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को अच्छे से स्टडी करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, है ना, अध्ययन करते हो उन चीजों का,
क्या करते हो? अध्ययन करते हो, चीजों को सीखते हो। अनुभव से सीखो, चाहे से किताबों को पढ़कर सीखो, किसी को देखकर सीखा, किसी से सुनकर सीखा, कुछ भी सीखा, वो लर्निंग में आता है, वो सीखना ही आता है। और देखो, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये उम्र भर या जिंदगी भर चलने वाली एक सतत निरंतर प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया। सीखना कभी नहीं रुकने वाला। तो यहाँ तक आपके डाउट क्लियर है। सीखने में भी अगर कोई बैरियर्स पूछ ले, कोई बाधाएं पूछ ले कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो आप लिख के आ जाओगे, कॉपी को खाली नहीं छोड़ोगे, और समझ में आ गया होगा क्या लिख के आना। ठीक है? ठीक है बेटा। उसके बाद है लर्निंग फीडबैक। लर्निंग फीडबैक से आप ये समझो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद में आप फीडबैक दोगे, इसका कमेंट करोगे एक तो, और अपने साथियों को जाके बताओगे कि विजय सर ने एक्सटेंशन की क्लास ली थी ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, सर ने काफी अच्छा पढ़ाया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से सर ने कंसेप्ट क्लियर करवाए, और इस प्रकार से पढ़ाया कि चाहे से पहली बार भी अगर आप क्लास ले रहे हो या फर्स्ट बार भी आप पढ़ रहे हो ना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए विजय सर की जाके क्लास ले लो। तो ये आपने क्या दिया? फीडबैक दिया। अब वो फीडबैक मेरे तक कैसे पहुंचेगा? जैसे आपने कमेंट कर दिया वीडियो के अंदर, टीम वालों ने बोला कि सर देखो आपने एक्सटेंशन की क्लास ली, और बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर मजा आ गया, काफी अच्छा लगा, ऐसे ही पढ़ाया करो, कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो वो क्या है? फीडबैक है। अब फीडबैक के क्या फायदे हैं कि मुझे पता लगेगा कि क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते, बच्चों को डाउट कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता। तो फीडबैक से अपन अपनी जो प्रोसेस है या लर्निंग की जो चीजें हैं उनको अपन ठीक कर सकते हैं, इसलिए किसी भी चीज का फीडबैक जरूरी है। मान लो कि आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, आपने किसी को मेल कर दिया, तो वो आपने क्या दिया, उसका फीडबैक आपको देगा वो। मान लो आपने मेरे को मेल किया, तो जब भी मैं मेल चेक करूंगा मैं आपको फीडबैक दूंगा, उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो फीडबैक कहीं ना कहीं जरूरी रहता है, और वही फीडबैक है। ठीक है? लर्निंग का फीडबैक है। लर्निंग फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस। देखो, परफॉर्मेंस के बारे में एक दी गई इंफॉर्मेशन की आपने कैसा बताया, विच हेल्प इन इंप्रूविंग फ्यूचर लर्निंग, ताकि ये आगे की जो लर्निंग है उसको ठीक कर सके। ठीक है? जैसे कि मान लो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब उसके बाद आप फीडबैक दोगे, वीडियो के अंदर कमेंट करोगे। ठीक है? कमेंट तो करना ही है। ठीक है? कमेंट करना है, कोई साथी फर्स्ट बार देख रहा है, सेकंड बार देख रहा है, डजेंट मैटर, आपको कमेंट करके अकाउंट को फॉलो करना है। ठीक है? अब आप फीडबैक दोगे तो मुझे पता लगेगा कि यार बच्चों को समझ में आया, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है, और मजे से फिर अगली क्लास में और मजे से पढ़ाएंगे, ताकि इनके कोई बैक वगैरह भी नहीं आएगी, इनका ओजीपी अच्छा रहेगा, तो आगे जाके ये बिल्कुल गदर मचा देंगे यूजी के अंदर, और पीजी के अंदर भी इनका बेस्ट जाने वाला है कहीं ना कहीं। ठीक है? तो वैसे आप अगर करोगे तो कहीं ना कहीं मेरे तक आपका फीडबैक आएगा। अब है बेटा एटीट्यूड। ठीक है? एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रवैया। कि सर रवैये का मतलब कि मान लो आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, या किसी टीचर से आप मिल रहे हो, या किसी भी इन्फ्लुएंसर से आप मिल रहे हो, किसी भी अनजान व्यक्ति से, किसी से भी आप कहीं पर भी मिल रहे हो, तो उस समय आपका जो रेस्पॉन्स रहता है वो किस हिसाब से रहता है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता जिसे अपन ने बदनाम कर रखा है कि यार इसमें तो काफी एटीट्यूड है, वो वाला एटीट्यूड मत सोचो। यहाँ पर सोचो कि किसी चीज को लेकर आप क्या सोचते हो, कैसे रिप्रेजेंट होते हो। मतलब किसी चीज को आपने देखा, तो वहां पर देखते ही आप तो एक तो आपके मन में आया कि यार कितनी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहा। एक हो गया कि यार नहीं ये कोई चीज है क्या, बकवास, नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपका रवैया कि आप कैसे चीजों को देखते हो, कैसे सोचते हो, कैसे एक मतलब पूरी आपके माइंड में इमेज बनाते हो, उसके बाद आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटीट्यूड का मतलब है कि आप चीजों को किस प्रोसेस से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या आपकी थिंकिंग है। ठीक है? तो ये आपके आता है एटीट्यूड के अंदर। तो एटीट्यूड इज ए मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ ए पर्सन फील्स और थिंक अबाउट समथिंग और समवन। मतलब आप चीजों को कैसे फील कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका एटीट्यूड। ठीक है? ठीक है सर। देखो यहाँ पर है पॉजिटिव एटीट्यूड से व्यक्ति क्या पेशेवर जीवन में बेहतर परिणाम मिलते हैं। कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे साथियों, है ना, किसी भी चीज को लेकर आप हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आती ही नहीं है। ठीक है? अगर ऐसा आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, और आप आगे जाते हो। जैसे कि मान लो कि मैं क्लास कर रहा हूँ, तो मेरा एटीट्यूड या मेरे माइंड में यही चीज है कि बच्चे इस क्लास को काफी प्यार देंगे, और काफी सपोर्ट करेंगे, और वीडियो को शेयर भी खूब करेंगे मन से। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो साथी भी चाहेंगे कि सर और मेहनत करे, तो अपन सर की वीडियोस को और स्प्रेड करे, वायरल करे, ग्रुप्स के अंदर डालेंगे। ठीक है?
तो यही क्या है, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है। अब हो सकता है कि कुछ साथी नहीं करें, वो सोचते होंगे कि नहीं करूंगा मैं तो ऐसा काम क्यों करूं, ठीक है, लेकिन मुझे तो यही उम्मीद है ना कि सभी साथी ऐसा काम करेंगे, तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ आपके प्रति, तो आप ये काम करोगे, मुझे ये उम्मीद है। तो इसीलिए पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है, ठीक है, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे साथी। ओके, अब आता है इंटेलिजेंस। देखो, इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपकी जो बुद्धि है, आप उसका कहां पर और कैसे यूज करते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप में कितने प्रकार के माइंड है, कि सर माइंड तो एक ही है बेटा, मैं बता दूं माइंड की बात यह है कि आप कितनी प्रकार के स्किल्स आपके अंदर है जो आपने डेवलप की है, कि आप मैथमेटिक्स में टॉप कर सकते हो, इंग्लिश में, साइंस में, किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, सिंगिंग आपको आती है, तो ये आपकी बुद्धि है, आपका इंटेलिजेंस है, ठीक है, कि चीजों को आप किस प्रकार से सोल्व करते हो, प्रॉब्लम के अंदर आप कैसे रिएक्ट करते हो, प्रॉब्लम से आप कैसे निपटते हो, उसका सॉल्यूशन करते हो, अपनी बुद्धि का यूज करते हो। कहते हैं ना कि जहां पर बुद्धि का यूज करना चाहिए था वहां पर तूने किया ही नहीं, तो वो चीज है आपकी इंटेलिजेंस, कि जहां पर आपके ब्रेन का आपको यूज करना था वहां पर आपने उसका कितना यूज किया, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके इंटेलिजेंस के अंदर, यानी बुद्धि के अंदर। तो इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ज्ञान, है ना, नॉलेज, कोई भी स्किल इनको प्राप्त कर सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग मतलब प्रॉब्लम चीजों को सॉल्व करने की और सीखने की कितनी क्षमता आप में है, ठीक है, और उस समय आप कितना अपनी बुद्धि का यूज करते हो, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी इंटेलिजेंस है। देखो साथियों, इंटेलिजेंस का भी लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इंटेलिजेंस कितने प्रकार की हो सकती है, हो सकता है एग्जामिनर, आप क्या करके आओगे, आप करके आओगे साथियों कि जो इंटेलिजेंस है वो आपकी भाषाएं, लैंग्वेज की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, म्यूजिकली वॉइस वगैरह की हो सकती है, ठीक है। पानी पी लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि सर पानी पी रहे हो आप, क्या ही करे यार, गला फाड़ना पड़ेगा अभी और आगे, ठीक है। अब देखो, इंटेलिजेंस कितने भी प्रकार की हो सकती है, मैथ को लेकर की, सर मैथ की मेरे को काफी अच्छा नॉलेज है, मैथ, इसको मैथ आ रहा है, सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, तो कितनी भी प्रकार की इंटेलिजेंस आपकी हो सकती है। अगर क्वेश्चन आए तो करके आ जाना, खाली नहीं छोड़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है, और समय के साथ विकसित की जा सकती है, मतलब समय के साथ में आप इसको डेवलप भी कर सकते हो, किसको, इंटेलिजेंस को, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि इंटेलिजेंस आपका डेवलप ही नहीं हो रहा, हो जाएगा, अगर आप चाहते हो, प्रैक्टिस करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी, क्या थी बेटा, डेफिनेशंस थी, जो आपके 2 नंबर 3 नंबर जो भी आएंगे उनमें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको पहले करना है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट के जो है बड़े क्वेश्चन है 10 से 15 नंबर वाले, उनको आप फर्स्ट यहाँ पर करो, कि सर यहाँ पर करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर करने से कि अगर किसी की लिखने की स्पीड कम है, तो अगर उसका लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो वो 2 नंबर 3 नंबर वाले छूटेंगे, अगर लास्ट का एक क्वेश्चन छूटता है 10 से 15 नंबर का आपको नुकसान होता है, इसलिए बड़े क्वेश्चनों को फर्स्ट करो। अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर एंड 7 8 जो भी क्वेश्चन आते हैं वहां तक करूंगा, तो आपकी स्पीड, आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप पीछे से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े क्वेश्चनों को आप पहले कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा आप करके आ सकते हो, डोंट वरी, विश्वास रखना, ओके। तो एक तो ऐसे आपको पेपर को सोल्व करना है। दूसरी चीज, ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े रहोगे तो ये नौबत नहीं आएगी, ठीक है, क्या, कि जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई क्वेश्चन भूल जाते हो, माइंड में स्लिप हो जाता है, तो लास्ट में जो भी आपके माइंड में है उससे रिलेटेड आप करके आओगे, ब्लैंक नहीं छोड़ के आओगे, ये ध्यान रखना। कि क्यों सर, इससे क्या होता है, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन था, आप कुछ नहीं करके आए 0 नंबर,
5 नंबर का था, 2.5 पेज करके आए, हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, कुछ तो मिला, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी जीरो की है, यहाँ पर 50% है कि कितने भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर का मूड है। ठीक है। और ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन आप यूज कर सकते हो बढ़िया हेडिंग के साथ में, हिंदी इंग्लिश में आप जैसे करके आओ करके आ सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंट से जुड़ जाना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब है बेटा डिफरेंस, यानी दोनों में अंतर करने वाले। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन है। अब इनमें अंतर करना है एग्जाम में, तो लगभग 3 अंतर है, उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है। देखो पहला है टाइप ए बिहेवियर और टाइप बी बिहेवियर। टाइप ए में क्या अंतर है, टाइप बी में क्या अंतर है। टाइप ए वाला व्यक्ति कैसा होता है, टाइप बी वाला व्यक्ति कैसा होता है। देखो टाइप ए वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, ये हमेशा कम्पिटिटिव रहता है, कंपटीशन करता है और एग्रेसिव रहता है, गुस्सेल वाला व्यक्ति है टाइप ए। ठीक है। टाइप बी हमेशा रिलैक्स रहता है और चीजों को बिल्कुल इजी शांत सहजता से काम करता है, कोई बड़ा इसका स्वभाव खराब नहीं रहता। तो टाइप बी का स्वभाव ठीक है टाइप ए से। गति की बात करें, ये हमेशा जल्दी में रहता है, कौन, टाइप ए। पहले देखो ज्यादा कॉम्पिटिटिव यानी लोगों से तुलना करेगा कि यार वो ऐसा कर रहा है तो उससे पहले मुझे ये करना है ना, दूसरों से मतलब है इसको। जल्दी में रहता है भाई साहब, और ये शांत और स्थिर तरीके से अपने मजे से काम करता है। स्ट्रेस लेवल की बात करें तो बेटा इसका तनाव हमेशा हाई रहता है। ठीक है। और इसका हमेशा कम, क्योंकि मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य की बात करें तो इसमें थोड़ा धैर्य नहीं रहता मतलब, और ये थोड़ा धैर्य रख सकता है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो ये काम कल कर लेंगे, जल्दी किस बात की है, काम कर लेंगे। ठीक है। अब बात है मल्टीटास्किंग, ये कई काम एक साथ करने की इच्छा रखता है और कर लेता है, कौन, टाइप है। अब देखो जल्दी में रहता है, गुस्से वाला व्यक्ति है। ठीक है। इतनी चीजें हैं, और स्वभाव भी थोड़ा खराब है, तो काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा, कोई भी काम हो। ठीक है। और ये एक समय में एक काम को करना पसंद करता है, फालतू का लोड लेना पसंद नहीं करता, इसलिए कौन है, टाइप बी। अब आता है बेटा इमोशनल कंट्रोल, जल्दी निराश और गुस्सा हो जाते हैं, कौन, टाइप ए। ठीक है। तो ये क्या आ गए बेटा, टाइप ए के अंदर आ गए। अब आ गए भावनात्मक रूप से संतुलित, ये क्या रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, ज्यादा वो नहीं करते। ठीक है। तो अच्छे से अपने रहते हैं, ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हेल्थ की बात करें ना, तो यहाँ पर हृदय रोग व तनाव के शिकार हो सकते हैं भाई साहब ये ए वाले। और यहाँ पर इनमें समस्या कम रहती है, क्योंकि गुस्सा ही नहीं करते, स्ट्रेस नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, बिना गुस्सा करे रहेंगे तो अच्छे से। ठीक है। और काम करने की हमेशा जल्दी रहते हैं, ये शांत तरीके से और अपनी योजनाओं के तरीके से काम करते हैं। और इनका जो गोल ओरिएंटेड है वो हमेशा रहता है कि उपलब्धि के पीछे पागलपन, कि मुझे ये करना है तो करना है। सफलता को लेकर संतुलित दृष्टिकोण इनमें रहता है, कि ज्यादा नहीं, मेहनत कर रहे हैं तो मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो टाइप ए और टाइप बी में अंतर है, आप समझ गए होंगे। टाइप ए की आपको थोड़ी सी बुराई करनी है, टाइप बी की थोड़ी सी अच्छाई आपको बतानी है। तो टाइप ए की बुराइयां क्या क्या है, आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे कोई बुराइयां नहीं है। अगर कोई आदमी लक्ष्य के पीछे पागल है और सोच रखा है कि मुझे ये करना है, तो सीधी सी बात है कि वो जल्दी गुस्सा भी होगा। ठीक है। तो टाइप ए और टाइप बी में दोनों में जो अंतर है बेसिकली मैंने आपको बता दिया, और अगर एग्जाम में आता है तो सारी चीजें आपको लिख के आनी है, जितने भी पॉइंट्स है ये सारे आपको नोट करने हैं। ठीक है। तो पेशेंस को लेकर, स्ट्रेस लेवल को लेकर, मल्टीटास्किंग, इमोशनल कंट्रोल, सारी चीजें आपको क्या करना है, ऐड करना है आपके एग्जाम में आने वाला। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा अंतर जो डिफरेंट है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो वाला। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है, जो भी अपन ने पहली परिभाषा देखी थी लोकस ऑफ कंट्रोल वाली, कौन सी देखी थी, लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसी के दो प्रकार आ चुके हैं, एक तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसकी परिभाषा भी आ सकती है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि आप कितना अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। कि आपका खुद पर कितना नियंत्रण है, कितना बैलेंस रख पाते हैं, तो ये क्या है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। अब दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब कि समझ लो, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कोई भी गलती हुई, कोई भी चीज हुई, आप खुद पर ले लो कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कि मैं तो गलत था ही नहीं,
है ना, गलती उसकी है, पेपर गलत आ गया, पेपर बनाने वाले की गलती है। आप ऐसी चीजें बोलोगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि बाहरी चीजों को आप दोष दोगे। ठीक है, और देखते हैं अब क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो परिभाषा, इसमें व्यक्ति मानता है कि वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। ठीक है, व्यक्ति मानता है कि बाहरी कारक जीवन को नियंत्रण करते हैं। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी गई है। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है इसमें व्यक्ति खुद के ऊपर विश्वास करता है, और ये बाहरी जो कारक है, मान लो कि इस व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए, तो ये बाहरी कारकों से मोटिवेशन लेगा। बाहरी कारकों का मतलब है कि ये सोचेगा कि किस्मत से हो जाएगा, भगवान कर देगा, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे। ये मेहनत करता है, भगवान पर भरोसा तो ये भी करता है, लेकिन मेहनत करता है, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ता है। ये किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे रहता है, ये किस्मत के भरोसे है। ठीक है, कि पेपर आउट हो जाएगा, भगवान कर देगा। ये कि पेपर आउट हो या नहीं हो, मुझे मेहनत तो करना ही है, तो वो है। तो इनको मोटिवेशन बाहरी कारकों से मिलता है, लोगों को देखकर, लोगों से सुनकर। ये अपने आप में अंदर ही अंदर मोटिवेट होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो इसका बात करें कंट्रोल की, तो ये सोचता है हमेशा कि अगर जो भी बात हुई है, गलती हुई है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये होता है कि किस्मत या दूसरे जिम्मेदार है। कि मान लो कि अगर मैं फेल हुआ, तो उसमें गलती किसकी, मेरे दोस्त की गलती है, उसी की वजह से मैं फेल हुआ हूँ, वो था ही ऐसा ही। एक कि मैं पढ़ा नहीं, आगे से पढ़ूंगा, मेरी गलती थी। तो यहाँ पर इंटरनल है, मतलब खुद के ऊपर आप ले रहे हो। दूसरी चीजों को आप गलत मानते हो, तो वो क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आता है एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड की बात करें, ये क्या है बेटा, एक्टिव रहता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये थोड़े निष्क्रिय रहते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या करते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं और उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं, किस्मत के भरोसे रहते हैं, ये एक्सटर्नल वाले। इंटरनल वाले खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। बात करें सक्सेस की, तो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं। ये क्या, किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे और लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल आप ध्यान रखना। बात करें, मान लो कि लाइफ में कोई अगर फेलियर हो गया, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज हो गई, लाइफ में कोई घटना हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी गलती थी, आगे से मैं इसको बेटर करके आऊंगा। एक बार गलती कर दी, अब अच्छे से पढ़ूंगा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। ये क्या करते हैं, पेपर खराब आ गया, टीचर ने कॉपी गलत चेक कर दी, दोस्त आ गया था, फोन चला रहा था, पढ़ा नहीं था, दोस्त आ गया था, उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाना स्टार्ट कर दिया, लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया, हम खेलने लग गए थे, रील देखने लग गए थे। तो ये क्या है, एक्सटर्नल बाहरी कारकों को आप ब्लेम करोगे, यानी दोष दोगे। और यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, इंटरनल वाले। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, आंतरिक रूप से मोटिवेट रहते हैं। आंतरिक रूप से मोटिवेशन का मतलब है कि यार मैं सक्सेस होऊंगा, तो मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, मेरे घर वालों की कितनी उम्मीद है मेरे से, है ना, वो सोच रहे हैं कि मैं जॉब लग जाऊंगा, तो वो आपका क्या है, मोटिवेशन। इनका मोटिवेशन है बाहरी लोग, बाहरी चीजों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं कि यार वो कितने कामयाब है क्या नहीं है, कोई आके मुझे बोल देगा तो मैं मोटिवेट होके मेहनत करने लग जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, यानी कि आपने खुद ने इसकी जिम्मेदारी ली, और आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, इंटरनल लोकस है आपका। ठीक है, मैं फेल हुआ क्योंकि पेपर ही कठिन था, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, पेपर ही गलत आ गया, यूनिवर्सिटी की गलती है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो मैं आपको बता दूं, टाइप ए, टाइप बी बिहेवियर में आपको समझा दिया, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और लोकस ऑफ कंट्रोल की परिभाषा मैंने आपको बता दी। साथियों, मैं जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल से, वो सारी कोशिश कर रहा हूँ, और फास्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी क्लास हो, उतने कम टाइम में आप इसको पढ़ सको। और मेरा मोटिव यही है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में चीज़ें बता सकूँ, ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से अपना एग्जाम दे सको। ठीक है, तो ये अपना अंतर ये भी कंप्लीट होता है, इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस वाला। अब आता है ट्रेनिंग और लर्निंग में क्या अंतर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का देखो आप और लर्निंग का देखो। अब देखो, यहाँ पर अंतर की बात करें तो लर्निंग तो लाइफ टाइम चलने वाली है। ठीक है,
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, छोटी उम्र से लेकर आप बड़ी उम्र तक सीखते रह सकते हो, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग कुछ दिन की, कुछ हफ्ता की, या कुछ महीने या कुछ साल की भी हो सकती है। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आ जाओ आपको ये काम कैसे करना। तो कितने दिन तक ट्रेनिंग दूंगा, वो तो ट्रेनिंग हो गई। और सीखना, सीखने का मतलब है कि आप लाइफ टाइम चीजों को सीखते रहो, पढ़ते रहो, सुनकर सीखो, लिख कर सीखो, कैसे भी सीखो, आप सीखते रहो। ठीक है। तो लर्निंग और ट्रेनिंग में आपको अंतर करके आना है। तो आप लिख सकते हो इसमें, जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपके कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए आपको दी जाती है ना। और इसमें नॉलेज और आपका ओरिएंटेशन, आपका जो समझ है वो बढ़ती है। ये शॉर्ट टाइम हो सकती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो सकती है, ये जॉब या स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए हो सकती है, या फिर ब्रॉडर नॉलेज आपकी हो सकती है। तो ट्रेनिंग और लर्निंग में आप बढ़िया से अंतर लिख के आओगे। ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है, समझ गए होंगे। ट्रेनिंग किसी चीज को लेकर किसी उद्देश्य के लिए आपको दी जाती है। लर्निंग आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, या किसी के कहने पर भी आप कर सकते हो। ठीक है। और ये दोनों में अंतर आपको लिख के आना है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख के आओगे, ये चीजें लिख के आओगे, और आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हो ट्रेनिंग और लर्निंग में क्या क्या होता है। ठीक है। ट्रेनिंग सीमित समय के लिए दिए जाने वाला है, लर्निंग आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है। और लर्निंग जो है वो बेस्ट रहती है ट्रेनिंग से। किस क्यों सर? देखो, ट्रेनिंग भी बेस्ट ही रहती है वैसे अपनी दृष्टि से, लेकिन लर्निंग में क्या है, आप अपनी इच्छा से चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है। ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपका मन नहीं हो, लेकिन फिर भी एक दे दिया स्पेसिफिक मैंने आपको कि आपको जाना है ट्रेनिंग में, बस सीखना है तो सीखना है। चाहे से फिर उसमें आपकी इच्छा ही ना हो, आपकी मजबूरियां हो, आपकी परिस्थितियां हो, कि मुझे पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है और ये काम करना पड़ रहा है। या हो सकता है कि आपकी रुचि दूसरे काम को सीखने में हो। तो ट्रेनिंग और लर्निंग को आप अच्छे से डिफाइन करके आओगे। ठीक है। ठीक है सर। अब आता है साथियों, आगे हो जा भाई, क्या मजे लेता है। अब आपके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको इन पर टिप्पणी करना है, कमेंट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। दो तीन क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे इनकी। अब है व्हाट इज पर्सनैलिटी। ठीक है। पर्सनैलिटी क्या है, इसकी नेचर क्या होती है, इसकी थ्योरीज ऑफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। बेटा देखो, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में अभी बात की अपन ने। टाइप ए देखा ना ऊपर, व्यक्ति का पर्सनैलिटी। टाइप बी, अब बेटा और आप लिख सकते हो उसमें एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी खुले विचार वाला, सबसे बात करने वाला, लोगों से हंस मिलकर रहने वाला व्यक्ति। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बात नहीं करता, अपने मन में चीजों को रखता है। तो इस प्रकार की हो सकती है तीन चार पांच प्रकार की, तो ये भी अपन कर सकते हैं इसमें। अब देखो जल्दी से अपन चलते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? व्यक्ति तो किसी व्यक्ति के विचार हो गए, उसकी भावनाएं, उसके व्यवहार को वह अनोखा या स्थायी तरीका है जो दूसरों से उसको अलग बनाता है, बता चुका हूं पहले ही। ठीक है। और प्रेरणादायक और सामाजिक व्यवहार विशेषताएं शामिल है। तो पर्सनैलिटी की जो परिभाषा मैंने आपको बताई वही आप ऐड कर देना। ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। ठीक है। देखो, पर्सनैलिटी का अपन बात करें नेचर कैसे हो सकती है, तो ये एक यूनिक, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अलग बनाती है। स्टेबल रहती है कुछ समय के लिए, है ना, ओवर टाइम आपकी। डायनेमिक यानी गतिशील होती है, समय के साथ में बदलती जाती है। ठीक है, क्या आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है। और बात करें इंटीग्रेटेड, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ट्रेड्स। इन सारी चीजों का क्या है, ये मिश्रण है आपका। ठीक है। इन चीजों का मिश्रण है, क्या है, आपकी पर्सनैलिटी है साथियों। ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यूनिक, समय के साथ में थोड़ी स्टेबल रहती है, और बाद में समय के साथ में बदलती भी रहती है। तो डायनेमिक भी है और इंटीग्रेटेड भी है। ठीक है। मतलब समग्र है, सभी का समुच्चय है, भावनाएं, सोच, थिंकिंग, सारी चीजों का। ठीक है। अब आगे बेटा है सर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें तो मैं सारी थ्योरीज को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगा इतना खुलकर, थ्योरीज के नाम वगैरह बता दूंगा बाहर से। अगर कोई थ्योरी का स्पेशल बड़ा क्वेश्चन आता है तो थ्योरी के बारे में पूरा आपको लिख के आना है। ठीक है। वैसे आपका डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब है साइकोएनालिटिक थ्योरी, जो सिगमंड फ्रॉड द्वारा दी गई थी। ठीक है। ठीक है। और ये कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो आपका बुद्धि का विकास है वो बचपन से चीज़ों को जो आप सीखते हो
उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है ट्रेट थ्योरी, ये अल्पोर्ट ने दी थी। ठीक है। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ ए सेट ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है ना, आपकी जो सोच है और आपके जो लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक जो आप सीखते हो, चीजों को देखते हो, उस हिसाब के आपकी पर्सनैलिटी का विकास होता है, निर्माण होता है। ठीक है। फिर आती है ह्यूमनास्टिक थ्योरी, जो कार्ल रोजर और मास्लो ने दी थी। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी फोकस करता है अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, और उन चीजों पर जो उसको नीड है। ठीक है। कि व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है और जिस चीजों की उसको नीड है उन्हीं पर वो ध्यान देता है और आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद आती है बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है। स्किनर और वाटसन ने दी। ये कहते हैं कि पर्सनालिटी इज लर्न थ्रू एनवायरनमेंट एंड रेनफोर्समेंट। ये कहते हैं कि जो आप सीखते हो चीजों को अपने पर्यावरण से, अपने आसपास के लोगों से सीखते हो। ये थ्योरी दी इन्होंने, है ना, कि बाहरी कारकों से, लोगों को देखकर, अपने पर्यावरण को देखकर आप चीजों को सीखते हो। अब आती है बांडुरा के द्वारा दी गई सोशल कॉन्जुगेटिव थ्योरी। ठीक है। ये कहते हैं पर्सनल डेवलप थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन थॉट्स, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपके विचार, आपका व्यवहार और जो आपका एनवायरनमेंट, जो आप चीजों को देखा, इन सभी को मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है इनके अनुसार। ठीक है। तो ये क्या है, थ्योरी है। ये हिंदी में दिए हुए हैं। ठीक है। इन्हीं के गुण है, इन्हीं के बारे में बताया हुआ है हिंदी के अंदर। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया टाइप ए पर्सनैलिटी, दोनों में अंतर देखा। टाइप बी पर्सनैलिटी, दोनों के बारे में बताया। इंट्रोवर्ट यानी ऐसे व्यक्ति जो शांत रहते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं, बातों को अपने मन में रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब है हमेशा खुले विचार वाले, बातूनी लोग जो सभी से बात करते हैं। अगर आप इनको बाहर लेके जाओगे तो हर किसी से बात कर लेंगे, शर्माएंगे नहीं। ठीक है। तो टाइप ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, यानी ये दोनों का बैलेंस है, किसका, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। मतलब ये खुद के काम पर भी देते हैं और ये बोल भी सकते हैं बाहर, इनको शर्म भी नहीं आती। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को मिला के बन गया एम्बीवर्ट। तो टाइप ए, टाइप बी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है। आप ये क्या करके आओगे, टाइप्स करके आओगे। ठीक है। ये क्या है, पर्सनैलिटी के टाइप्स है। तो टाइप ए पर्सनैलिटी आप कर दोगे, टाइप बी पर्सनैलिटी आप कर दोगे। इंट्रोवर्ट, व्यक्ति अपनी चीजों को अंदर रखता है, मतलब अपना काम करता है, अपनी चीजों पर फोकस करता है, ज्यादा बोलने वाला नहीं होता, अकेला शांत स्वभाव का। ठीक है। जैसे कोई साइंटिस्ट। एक्सट्रोवर्ट, जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट वाले की जो रिलेशन है वो काफी गहरे रहते हैं। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट आप करके आओगे, वो टाइप ए और टाइप बी। ठीक है। तो बार बार मैं पानी पिए जा रहा हूँ और आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये भाई आपका होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब है बेटा, मोटिवेशन क्या है, इसके थ्योरीज और प्रिंसिपल बताइए, है ना। देखो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, आपके प्रेरणा के स्रोत, जो आप आगे बढ़ो उन चीजों को सोच करके, यार मेरे को आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, मेरे से उम्मीद लगा रखी है घर वालों ने, है ना, मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो जो चीजें जो आपको मोटिवेट करती है आगे जाने के लिए, आपको कहती है, आपको प्रेरणा देती है, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो मोटिवेशन की बात करेंगे। अब प्रेरणा देखो दो प्रकार से, अभी अपन ने बात की थी, एक तो बाहर से कोई व्यक्ति लेता है मोटिवेशन, और एक अंदर से इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लोकस अपन ने देखा, वहां पर प्रेरणा अपन ने देखा था मोटिवेशन वो कहाँ से लेते हैं। तो हो सकता है कि आपके प्रेरणा के स्रोत क्या है वो आप ही को पता। ठीक है। तो प्रेरणा है, मोटिवेशन है। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आता है मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है। मास्लो ने कहा कि मानव आवश्यकताओं एवं श्रेणी में होती है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर। मतलब मास्लो का कहने का मतलब है कि व्यक्ति हमेशा, जब उसकी स्टार्टिंग की नीड पूरी हो जाती है तो आगे की उसकी जो नीड है वो बढ़ जाती है। मतलब कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, इसके पास अभी कुछ नहीं है, अभी इसको चाहिए खाना, तो ये क्या करेगा, खाने की ओर भागेगा, खाना मिल जाएगा इसको। फिर इसको चाहिए मकान, ठीक है, वो भी इसको मिल जाता है। उसके बाद इसको चाहिए सेफ्टी, मतलब सुरक्षा भी चाहिए यार, संबंध होने चाहिए, रिलेशन होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए इसकी भी।
फिर इसको चाहिए सेफ्टी आ गई, फूड आ गया, मकान आ गया, सेफ्टी आ गई। फिर इसको चाहिए स्टेटस, खुद का रुतबा होना चाहिए इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। पहले मकान, पहले खाने के लाले पड़ रहे थे, फिर खाने का सामान मिला, मकान मिल गया, सुरक्षा भी इसको चाहिए, रिश्ते वगैरह चाहिए इसको ताकि बात कर सके, सुख दुख की बातें बतला सके इनसे मन में। ठीक है, परिवार चाहिए इसको। ठीक है, शादी भी इसको करनी है। उसके बाद में इसको स्टेटस चाहिए कि मेरा एक अलग रुतबा हो, मेरे पास गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घोड़े, ये सारी चीजें हो, ये इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मास्लो ने भी यही कहा कि इसके कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें, शारीरिक जरूरतें पहले आती है। सेफ्टी नीड्स में उसमें जॉब सिक्योरिटी हेल्थ आ गई। इसमें क्या आ गया, आपके फूड वाटर स्लीप आ गया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड आ गई, फिर सेफ्टी, फिर सोशल नीड यानी कि फ्रेंडशिप वगैरह, अच्छा सर्किल चाहिए, फिर एस्टीम नीड चाहिए, इसको सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए इसको, फिर इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, मतलब पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देगा, और लास्ट की स्टेप रहेगी इसकी। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति नीचे से और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, मतलब डिमांड उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसकी कुछ नीड्स है। उसके बाद आता है हेजरबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। क्या आता है, हेजरबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। इसमें देखो इसने दो चीजें बताई थी। ठीक है, दो चीजें बताई थी। देयर आर टू सीड्स ऑफ फैक्टर। पहली हाइजीनिक फैक्टर्स। ठीक है, पहला आता है हाइजीनिक फैक्टर। ये क्या कहता है कि ये प्रेरित नहीं करते पर इनकी कमी से असंतोष होता है। पहला ऐसा फैक्टर होता है व्यक्ति के अंदर कि इसको मोटिवेशन तो नहीं देते, है ना, व्यक्ति को मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन उसकी कमी से उसको क्या होता है, अचिंतन, मतलब सही महसूस नहीं होता। मतलब इसने सिद्धांत का मतलब है कि ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, समझो आप, है ना, कि व्यक्ति को मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है। तो ये समझा रहे हैं कि व्यक्ति को मोटिवेशन, तो पहला मास्लो ने बताया, पांच चीजें बताई कि इस हिसाब से व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है, और नीचे से लेकर ऊपर तक चीजों के पीछे भागता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, दूसरा आता है हेजरबर्ग। हेजरबर्ग ने दो थ्योरी दिया, इसके दो जीन थे थ्योरी के, मतलब दो सेट्स थे, दो फैक्टर्स थे, हाइजीनिक फैक्टर और मोटिवेटर्स। हाइजीनिक फैक्टर्स में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास मोटिवेशन तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसी कोई चीज की कमी जिससे उसको असंतोष होता है। बोतल में पानी नहीं है, ठीक है, अब इससे मुझे मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन असंतोष हो रहा है, मतलब मन को सही नहीं लग रहा कि यार पानी तो पीऊंगा लेकिन कैसे, कब। ठीक है, तो इसका मतलब है एक तो हाइजीनिक फैक्टर, दूसरा है मोटिवेटर्स। ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं। तो इसके ध्यान रखना, दो सेट्स है फैक्टर्स, एक तो हाइजीनिक फैक्टर और एक मोटिवेटर्स। ये मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन इनकी कमी से व्यक्ति को सही नहीं लगता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर वेतन हो गया, सैलरी हो गई, और कंपनी की कोई पॉलिसी हो गई। ठीक है, तो ये मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन इनकी कमी से मजा भी नहीं आता। ये असली प्रेरणा देते हैं, जिससे सफलता की भावना, मान्यता। तो ये क्या है, दो जीन है, मतलब दो फैक्टर्स हैं, दो सेट्स हैं, ये ध्यान रखना इसके। अब आता है ग्रेजर। अब इसने दो थ्योरी दी थी एक्स और एक वाई। ठीक है, दो थ्योरी दी एक्स और वाई। अब देखो थ्योरी एक्स में उन्होंने कहा कि मान लो कोई कर्मचारी है, वो काम से बचते हैं, उन्हें सख्त नियंत्रण चाहिए, मतलब उसको आप क्या करोगे, कंट्रोल में करोगे, नीति कंट्रोल की आवश्यकता है। दूसरा है बिलीव्स एम्प्लॉयज लाइक वर्ड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्मचारी जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं और काम से प्रेरित होते हैं। मतलब थ्योरी एक्स में इन्होंने कहा कि एक तो ऐसा कर्मचारी जो काम चोर कर रहा है, मतलब काम में चोरी कर रहा है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरे में इन्होंने कहा कि इस थ्योरी में ऐसा कर्मचारी भी है जो काम की जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी के साथ में काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसने भी क्या, दो प्रकार से चीजों को बताया। अब आता है मैकलैंड की थ्योरी। हाँ, अब इन्होंने बताया कि तीन चीजों से व्यक्ति मोटिवेट होते हैं। पहला नीड ऑफ अचीवमेंट, यानी कि जो उन्हें सफलता है, उनकी जो जरूरत है उसके लिए वो मोटिवेट होते हैं, जो उनको चाहिए उसके लिए वो मोटिवेट होते हैं। फिर आता है नीड ऑफ पावर, मतलब सत्ता की पावर या सत्ता की जरूरत के लिए वो मोटिवेट होते हैं। फिर आता है नीड ऑफ एफिलिएशन, मतलब उसको गहरे संबंध चाहिए, और उसका रिलेशन उसका होना चाहिए, है ना, व्यक्तिगत संबंध, किसी से भी भावना उससे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज थी मोटिवेशन की। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल के कुछ इंग्लिश प्रिंसिपल देख लो यहाँ पे मोटिवेशन के। व्यक्ति के क्लियर गोल, है ना, पार्टिसिपेशन, फीडबैक, रिवार्ड सिस्टम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये क्या है, हर व्यक्ति की प्रेरणाएं अलग अलग रहती है, तो मोटिवेशन के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है,
तो आपके जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित होने चाहिए। ठीक है। पार्टिसिपेशन मतलब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जो आपके निर्णय हो, डिसीजंस हो। फीडबैक, समय समय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। तो इसकी कुछ प्रिंसिपल्स है, आप इनको देख सकते हो, देखते आपको समझ में आ जाएगा, आपके मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स है। अब आता है व्हाट इज प्रेप्सेशन और एट्रीब्यूशन थ्योरीज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ किसको, प्रेप्सेशन को। मतलब प्रेप्सेशन और एट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करेंगे जो आपकी धारणा है, जो आपकी मानसिकता है, कि आप चीजों को देखकर कैसे समझते हो, क्या सोचते हो, है ना, क्या सोच रखते हो किसी चीज को आप देखकर। तो ये क्या है आपका प्रेप्सेशन, थिंकिंग, आपकी मेंटेलिटी क्या है। ठीक है। तो वही अपन बात करेंगे। देखो, perception is the process by which an individual selects, organize and interprets sensory information of form है कि सर थोड़ा, हाँ, हिंदी में भी बता दो बेटा, हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में, दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, perception का मतलब है कि आपने चीजों को देखा, तो उसको देखकर, सुनकर, सोचकर, समझकर आपने क्या डिसीजन लिया। ठीक है। और क्या सोचा, आपके माइंड में उस चीज को लेकर क्या आया। ठीक है। कि मान लो कि ये बोतल थी, ये रोड पे गिर गई, दो व्यक्ति झगड़ रहे थे, ये गिर गई। तो वहां पर उस इस बोतल को देखकर, उन व्यक्तियों को देखकर आपके माइंड में क्या आया, है ना, एक क्या इमेज आपने बनाई, क्या आपने सोच रखी कि क्या हुआ था वहां पर, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है। तो एक आपकी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों से प्राप्त, अब इंद्रियों से कैसे, आपने आंखों से देखा, ये आपके सेंसरी ऑर्गन, कान से सुना, ये भी आपके ऑर्गन। तो अपने इंद्रियों से जानकारी लेता है और व्याख्या करता है ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को सही रूप में समझ सके। ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रेप्सेशन है। ठीक है। अब आती है बेटा आपके एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी व्यक्ति के अपने तथा दूसरे के व्यवहार के कारणों को कैसे समझता है। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप अपने जो मान लो कोई व्यक्ति है दूसरा, उसके विचारों को आप कैसे समझते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो, उसकी समस्याएं, उसकी फीलिंग, उसकी भावनाओं की आप कितनी कदर करते हो। ठीक है। तो वो चीज है। यह कारण या तो आंतरिक हो सकते हैं या बाहरी भी हो सकती है। तो दो प्रकार के एट्रीब्यूशन, इंटरनल एट्रीब्यूशन, जब किसी के व्यवहार का कारण उसकी सोच, क्षमता या स्वभाव माना जाता है। उदाहरण, वह असफल हुआ क्योंकि वह मेहनती नहीं है। जैसे कि मान लो इंटरनल एट्रीब्यूशन का मतलब है आपकी अंदर की धारणा क्या है, कि कोई भी व्यक्ति असफल हो गया तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में, कि यार वो तो क्या था, आलसी था इसलिए फेल हो गया। मतलब आपने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच लिया, ये आपके इंटरनल है। ठीक है। अब एक्सटर्नल देखो, जब किसी के व्यवहार का कारण बाहरी परिस्थिति को माना जाता है, वह असफल हुआ क्योंकि परीक्षा बहुत कठिन थी। ठीक है। मतलब इसमें किसी बाहरी कारण को क्या माना गया, जिम्मेदार माना गया। देखो एक बात बताओ मुझे, एक व्यक्ति था, वो आने में लेट हो गया, तो आप दो चीज बोलोगे, कि वो इसलिए लेट आया कि वो कामचोर आलसी आदमी हमेशा लेट करता है, उसको टाइम का पाबंदी वो ही नहीं है। दूसरा आप बोलोगे कि ट्रैफिक था रास्ते में इसलिए लेट हो गया होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यहाँ पर इस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन और इंटरनल एट्रीब्यूशन, वो आपको चीजें मैंने बता दी। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है। ठीक है। आपकी मेंटेलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी चीजों को, आपकी धारणा को कौन कौन प्रभावित करते हैं। एक तो है आपकी मन की स्थिति। ठीक है। आपका मन क्या है, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, आपके अनुभव के हिसाब से आप सोच लेते हो कि मैंने ये चीजें बहुत देख रखी है, इसका मतलब यही होता है। मतलब आपने अनुभव किया है, बचपन से लेकर अभी तक आपने कुछ भी सीखा है, तो उसके हिसाब से आप किसी को भी जज कर देते हो, है ना। कि मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है रोते रोते, तो आप क्या सोचते हो कि यार कोई बात हुई होगी तभी रो रहा है। तो ये चीज आपने कहाँ से सीखी, बचपन से आपने सीखी है कि ऐसा होता है तब क्या होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गई, अनुभव आ गया। प्रेरणा, आपके मोटिवेशन आ सकता है, आपकी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। ठीक है। तो पहला आपका रिसीवर आ गया, रिसीवर का मतलब प्रत्यक्षता करने वाला व्यक्ति। ठीक है। तो एक चीज तो ये क्या कर सकती है, इसको इफेक्ट कर सकती है। दूसरा टारगेट, मतलब कोई वस्तु जो आप देख रहे हो आपको, वो भी क्या कर सकती है, इसको इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जैसे आप किस चीज को देख रहे हो, आकर्षण है, किसी की साइज, मूवमेंट वगैरह, कोई रंग, कोई नवीनता, कोई नोवेलिटी, मतलब कोई नई चीज आप देख लो तो आपका ध्यान कहाँ जाता है, यार ये क्या आ गया मार्केट के अंदर, पहली बार देखा, ऐसा भी होता है क्या। तो ठीक है, ये चीजें भी क्या कर सकती है, आपकी धारणा को प्रभावित कर सकती है। आप उस समय सोच सकते हो, कोई नया ही कलर की डिजाइन की कार आ गई, तो आप देख रहे हो यार ये क्या आ गया। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको
यहाँ पर प्रभावित करती है इनको। और सिचुएशन के हिसाब से भी ये बदलती रहती है, जैसे समय के हिसाब से आपकी धारणा बदलो, आपका स्थान क्या है उस समय, आपकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये चीजें आपकी बदलती रहती है कि आपके किस समय कौन सा मूड है, क्या मूड है, आप क्या देख रहे हो, क्या इमेज कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक सी है, इनको बस थोड़ा माइंड में बिठाना है अंदर तक कि हाँ यार इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो चीजें अपन ने देखी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आपकी, लिख के आना, फैक्टर अफेक्टिंग आपकी जो धारणा है, प्रिपरेशन है, उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपका जो रिसीवर है, जिस चीज को आप देख रहे हो, पहले प्रत्यक्ष मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टारगेट है, वो एक तो उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, टारगेट क्या है वो, और सिचुएशन, ये सारी चीजें आप लिख के आओगे। अगर टॉपिक्स भूल जाओ तो टॉपिक्स में इनके अंदर जो चीजें वो लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना वहां पर। ठीक है, अब देखो, अब आता है बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन का मतलब है कि इनके बारे में कमेंट करना है, दो तीन क्वेश्चन है उनके बारे में कमेंट करो। ठीक है, अब आता है शेपिंग ऑफ पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण कैसे होता है। अरे कैसे निर्माण होता है पर्सनैलिटी का, आपके एनवायरनमेंट से होता है सर। बचपन से हम चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, उस हिसाब से बनता है सर। क्या बनता है, पर्सनैलिटी आपका बनता है। मतलब बचपन से आप चीजों को देख रहे हो, एनवायरनमेंट, उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को एक शेप मिलती है। ठीक है, और आनुवांशिक भी तो हो सकते हैं। आनुवांशिक का मतलब है कि आपके माता पिता से भी कुछ चीजें आपको मिली हो जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हो। तो मुख्य है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, माता पिता से मिले कुछ गुण। ठीक है, आपका पर्यावरण इसको प्रभावित कर सकता है, आपके मित्र, आपका समाज, आपके लोग, आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, आपकी शिक्षा भी इसको प्रभावित कर सकती है कि आपने क्या नॉलेज एक्वायर किया हुआ है और कितना उसका यूज कर रहे हो, सही कर रहे हो। सही नॉलेज मिला है तो सही करोगे। सही नॉलेज का मतलब है पढ़ाऊंगा यहाँ पर, सत्य के रास्ते पर जाने के लिए बताऊंगा तो सत्य पर चलोगे। यहाँ पर क्लास में बम बनाना सिखाऊंगा, आतंकवाद सिखाऊंगा तो आतंकवादी बनोगे। और आपको भी पता है आतंकवादी कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनको क्या शिक्षा दी जाती है। इसीलिए शिक्षा भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, आपके अनुभव आपके जो है इसका निर्माण करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, इसको बनाते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, आपकी संस्कृति बनाती है, आपके सोशल इंटरेक्शन, आपकी किन से संपर्क है। साफ स्वच्छ सही व्यक्ति से है तो सही व्यक्ति बनोगे, वैसे ही आप बात करोगे, वैसे आपका लहजा रहेगा। एक आपका मित्र है जो अपने घर वालों से ऊंची आवाज में बात करता है, घर वालों की बात नहीं मानता, उसके टच में रहोगे तो वैसा ही बन जाओगे, आप भी ऐसा ही करोगे। हाँ मम्मी नहीं करना, जा जो करना है कर ले। ठीक है, तो ये गलत है। सही जगह रहोगे तो सही पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, और सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां भी आपकी जो है पर्सनैलिटी को बना देती है। अब मेरी मजबूरी है, मान लो कि मैं कहीं पर गया हुआ हूँ, वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवित रहने के लिए। मतलब मेरी परिस्थिति विपरीत है, उसमें मैं क्या करता हूँ वो मेरी पर्सनैलिटी का निर्माण करेगा। मैं चोर बनता हूँ, डाकू बनता हूँ, या किसी से मांग कर खाता हूँ, वो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी परिस्थिति में आपकी परिस्थिति को बदलती है। दूसरा आता है बेटा, इस पर कमेंट करना है, टीम वर्क और ग्रुप डायनामिक्स क्या है। व्हाट इज टीम वर्क एंड ग्रुप डायनामिक्स। टीम वर्क का मतलब अपन ने देखा, टीम के साथ में मिलकर, समूह के साथ में मिलकर, सदस्यों के साथ में मिलकर एक टीम में अच्छा काम करना। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है कि ग्रुप को समझना, समय की गति को, मतलब ग्रुप की गति को। जो आपका ग्रुप है उसमें सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति, सही समय पर सही बात बोलने वाला व्यक्ति। अगर ग्रुप में या टीम में विवाद होने वाला है तो उस विवाद को होने से पहले ही कैसे रोक सके, वो डायनेमिक्स यानी वो कला। और कैसे अपनी सही बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके टीम को आगे ले जा सकते हैं, कम समय में बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ये क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स की कुछ चीजें हैं। ठीक है, कि ग्रुप की ये कुछ चीजें हैं कि आप कैसे ग्रुप में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ग्रुप को आगे ले जा सकते हो। तो ग्रुप डायनेमिक्स में आप में आना चाहिए, ये आपकी इंटेलिजेंस है। जहां पर आपको आपकी बुद्धि की जरूरत है वहां पर कितना यूज किया। कि मान लो कि कोई फैसला लेना था ग्रुप के अंदर, टीम के अंदर, तो आपने वो फैसला लेने में कितना टाइम लगाया और कितना फास्ट फैसला लेके आपने टीम को आगे पहुंचाया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ग्रुप डायनेमिक्स और टीम वर्क में कुछ चीजें हैं, इनकी इंपोर्टेंस आप देख लेना। इंपोर्टेंस यही है कि आप जल्दी आगे बढ़ोगे, लक्ष्य आपको निर्धारित होंगे, सही चीजें आप करोगे। कुछ इफेक्टिव चीजें भी दी हुई है टीम वर्क की, मैंने ऐड की है, वो आप देखोगे, पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। कुछ टीम्स के टाइप भी दिए हुए हैं कि कितने प्रकार की टीमें हो सकती, कितने भी प्रकार की हो सकती है टीम्स, तो है ना, यहाँ पर दो पांच ऐड की हुई है।
मान लो कि मैंने आपकी कोई टीम बना दी, जो कोई इंजीनियरिंग का जो काम है, जैसे कि आपके कोई ट्रैक्टर बनाने का काम है, मैकेनिकल ये काम करोगे, एक टीम बना दी रंगोली बनाने का काम करेगी। तो टीम कितने भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टीम्स है, जैसे फंक्शनल टीम्स है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स है, सेल्फ मैनेज टीम है जो खुद अपना ध्यान रखती है, वर्चुअल टीम्स है, ठीक है। अब ग्रुप डायनामिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका जो संवाद है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसका पैटर्न, कैसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं ग्रुप के अंदर अच्छा इफेक्ट करके, और लोगों को प्रभावित करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका ग्रुप डायनामिक्स है। और समूह कैसे काम करता है, निर्णय कैसे लेते हैं, समूह अपने लक्ष्य को कितने प्रभावी रूप से काम करता है, तो ग्रुप डायनेमिक्स में आता है। जो मैंने समझा दिया ना, वही है, कोई बाहर से चीज नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो, कुछ स्टेज आती है ग्रुप डेवलपमेंट की, क्वेश्चन में तो नहीं था लेकिन मैंने ऐड कर दिया कि एक बार आप पढ़ लोगे, रीडिंग लगा लोगे तो अच्छा ही है, कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्टेजेज भी है ग्रुप डेवलपमेंट की, आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। की फैक्टर्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, की जो इसके मुख्य बिंदु है ग्रुप डायनामिक्स के। देखो, ग्रुप डायनामिक्स में वही है कि आप समूह के अंदर कैसे अच्छा वर्क कर सकते हो, समूह को कैसे आप आगे ले जा सकते हो, उसी की डायनेमिक्स है। सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी टीम को आगे ले जाना, ठीक है, ये ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर आता है। तो कुछ चीजें यहाँ पर ऐड की हुई है, वो ताकि आप लोग पढ़ोगे। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं ग्रुप डायनेमिक्स और टीम वर्क के अंदर, ठीक है। उन चैलेंजेस से आप निपट सकते हो, जैसे मान लो कि कोई बात को लेकर कोई विवाद हो गया, ठीक है, कोई डिस्प्यूट आ गया टीम वर्क के अंदर, वो और कोई कम्युनिकेशन में कोई गलती है या पुअर कम्युनिकेशन है, तो ये आपकी टीम को प्रभावित कर सकता है, ग्रुप डायनेमिक्स को प्रभावित कर सकता है। सही चीज बोलने के टाइम पर आपने गलत चीज बोल दी, तो इससे चीज प्रभावित हो सकती है, ठीक है। टीम के अंदर ग्रुप थिंक के अंदर लैक ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन, जो व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बैरियर्स है, कुछ बाधाएं हैं, अगर आता है तो आप करके आ जाना, वरना छोड़ देना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। मेन चीजें थी ऊपर ही बता दी मैंने, ग्रुप डायनामिक्स और टीम वर्क। अब आता है इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन टीम वर्क। अब लीडरशिप का मतलब, जी जैसे मान लो टीम है, मेरी टीम है, उसमें मैं लीडर हूँ, तो मेरा क्या इंपोर्टेंस है, मेरा इंपोर्टेंस है कि टीम का ध्यान रखना, उनको समझाना, सही समय पर मैं निर्णय लूंगा। कोई विवाद की स्थिति हो रही है तो उनको मैं समझा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा कि रुको, डटो, लड़ो मत, ऐसा करो, ये काम गलत कर रहे हो, इसको सही करो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, कौन से समय पर क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बात करना है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या इंपोर्टेंस है मेरी टीम के अंदर, वही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब आता है मास्लो का 5 लेवल्स ऑफ नीड्स, मास्लो की 5 स्तरीय आवश्यकता है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताई थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, भोजन पानी नींद वगैरह जरूरी है जीवित रहने के लिए। सेफ्टी नीड्स चाहिए, याद रखना, सुरक्षा की आवश्यकता भी उसको चाहिए। लव एंड बिलोंगिंगनेस की चाहिए, एस्टीम नीड्स चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है, ऊपर भी बता चुका हूँ, दोबारा से चीजें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये चीजें आप लिख के आओगे। अब आता है व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, इसका मीनिंग, मतलब डेफिनेशन लिखो। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग लिखो। तो देखो, लर्निंग बेटा वह प्रक्रिया जो व्यक्ति अध्ययन, अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब लर्निंग आप सीखते हो। लर्निंग का मतलब आप कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, देखकर सीखो, पढ़कर सीखो, सुनकर सीखो। जो परिभाषा स्टार्टिंग में बताई वही है, ठीक है। अब कुछ परिभाषा यहाँ पर बिहेव, इसके अंदर ने एक चीज कही थी, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। इनका मतलब यही है कि जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव के आधार पर परिवर्तन आता है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी हुई है, ठीक है। थ्योरीज में देखो, बिहेवियर थ्योरी दी हुई है, इसका मतलब है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन जो परीक्षण और पुनरावृत्ति से होता है। मतलब इस सिद्धांत का मतलब है, बिहेवियर थ्योरी का मतलब है कि जो आप जो लर्निंग करते हो, ठीक है, वो जो आप सीखते हो, जो आपकी ट्रेनिंग है, उसी से आप चीजों को सीखते हो और बेटर बनते हो, ठीक है, चीजों को सही कर पाते हो। फिर आती है कॉन्जिगेटिव थ्योरी। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो सोच समझती है और समझ पर आधारित होती है, कि आप क्या सोचते हो चीजों को सीखने के प्रति, आपका कितना माइंड सेट है, क्या आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अधिगम सामाजिक संपर्क और अनुभव से होता है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप जो अनुभव करोगे उनसे आप सीखोगे चीजों को, ठीक है, लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, बाहर निकलोगे, तो चीजों को आप बेटर कर पाओगे। उसके बाद आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब इसका कहने का मतलब है, लोग दूसरों को देखकर ही सीखते हैं सारी चीजों को, ठीक है, जिसने जैसा देखा वैसा ही वो बन जाएगा सीख कर, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी है। तो ये क्या है बेटा, इसके
कुछ थ्योरीज थी। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। क्या क्या प्रिंसिपल है, देखो आपकी तैयारी होना चाहिए। मतलब जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो तो वो मेंटली रूप से फिट रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि मैं चीज़ों को सीख सकूं, या इस टाइम पर ये बेटर है या नहीं है, सीखने का टाइम है या नहीं है। ठीक है, तो जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो ये अधिगम अधिक प्रभावी होता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया को अधिगम बोल रहा है, तो सीखना काफी बेटर होता है। अभी आपका कितना माइंड क्लास में है, कितना माइंड है आपका क्लास में, ये चीज आपको बताएगी, मतलब रिप्रेजेंट करेगी कि आप कितना सीख पा रहे हो। अभ्यास, एक्सरसाइज करनी चाहिए सीखने के लिए। इफेक्ट होना चाहिए, रीजन मतलब रीजन से नवीनता होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए आप में सीखने के लिए। ठीक है, तो कुछ भी चीज सीखने के लिए चीजें आप में जरूरी है। तो ये कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और एक आता है फीडबैक। सीखने में आपको फीडबैक भी देना चाहिए, ताकि आपका जो सीखने के जो प्रोसेस उसको सही कर देता है, कि आप गलत चीज तो नहीं सीखोगे ना, है ना, सही चीजें आप सीखोगे। तो लर्निंग के लिए कुछ चीजें हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, तो ये चीजें हैं बेटा, और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस। क्या आता है बेटा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ पूरी परिभाषा, बुद्धिमत्ता क्या है, कैसे यूज करते हो। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके प्रकार आ गए, देखो, जनरल इंटेलिजेंस हो सकती है। इमोशनल मतलब, जनरल का मतलब है कि सामान्य समस्याओं का आप समझने में, उनको हल करने में आप बेटर हो। इमोशनल, किसी की भावनाओं को समझकर आप उनको सोल्व कर सकते हो, किसी की फीलिंग आप समझ सकते हो, और भावनात्मक समस्याओं को दूर करके आप किसी को अच्छा फील करवा सकते हो। कोई दुख में था, आप जाके उसका दुख शेयर कर लोगे, उसको कहोगे कि यार मेरे साथ वैसा हुआ था, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मतलब उसको हैप्पी फील करा सकते हो। ठीक है, और सोशल इंटेलिजेंस हो गया, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो गया, और मल्टीपल इंटेलिजेंस आप में हो सकता है कि आप कितनी प्रकार की चीजों को कैसे सीखो, मतलब इंटेलिजेंस कितने भी प्रकार का हो सकता है। वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। अब इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले कारक, आपकी जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो चीजें, आपका पर्यावरण कर सकता है, आपका स्वास्थ्य कर सकता है, आपकी ट्रेनिंग कर सकती है, और आपका जो मोटिवेशन है वो आपके सीखने को प्रभावित कर सकता है। तो बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है साथियों। अब यहाँ पर ये चैप्टर तो, चैप्टर क्या आपका पेपर तो कंप्लीट होता है, इसमें दो क्वेश्चन और है। ठीक है, दो क्वेश्चन है एमबीटी, एक तो एमबीटी है, और एक और है, वो अपन देख लेते हैं। तो मेयर ब्रेक्स टाइपोलॉजिकल इंडिकेटर जो है, इसका भी क्वेश्चन है, इस पेपर में ऐड नहीं है, आपको समझा दूंगा, यहीं पर लिख लेना इसको, एमबीटी को। ठीक है, एमबीटी का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं एमबीटी की ओर। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ये रहा, ये है एमबीटीआई। एमबीटीआई मेयर ब्रेक्स टाइपोलॉजी इंडिकेटर। ठीक है, एमबीटीआई क्या है बेटा, ये एमबीटीआई व्यक्ति की, मैं मतलब व्यक्ति को समझने के लिए किया हुआ एक परीक्षण, एक प्रयोग है। ठीक है, तो ये क्या है, मेयर ब्रिग्स था, कोई वैज्ञानिक था, उसके हिसाब से किया गया। ये व्यक्ति की पसंद को समझने, मतलब व्यक्ति को क्या पसंद है, उसका मन क्या है, उसके संचार को, मतलब उसके कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए, उसका करियर चुनने और संबंध बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, एमबीटीआई के कुछ आयाम है, डायमेंशंस है। ठीक है, देखो एमबीटीआई व्यक्ति को चार विरोधी गुणों में विभाजित करता है, मतलब चार चीजें हैं, चार कैरेक्टर्स है, उसी हिसाब से ये 16 प्रकार के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। उन चीजों से चार व्यक्तित्व, चार जो आपकी चीजें हैं, डायमेंशन है, उनसे 16 प्रकार के पर्सनैलिटी बनती है। कैसे बनती है मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, हाँ ये चीजें हैं, यहाँ पर ये आपके कुछ डायमेंशन है, ये चार डायमेंशन है। ठीक है, और इन चार डायमेंशन में आप देखो कुछ गुणों के हिसाब से आपको यहाँ पर बांटा गया है। देखो पहला है एनर्जी स्रोत है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। अब ये व्यक्ति क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, और ये क्या है, इंट्रोवर्ट है। यानी कि ऊर्जा की बात करें तो ये एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट बातूनी, बात करने वाला, सबसे हल मिलकर खुश रहने वाला, इंट्रोवर्ट चीजों को मन के अंदर रखने वाला, वही चीज है। ठीक है, उसके बाद है जानकारी ग्रहण करने का तरीका, तो ये सेंसिंग है, संवेदनशील है, और ये इंस्टीट्यूशन है यानी अंतर्ज्ञानी है। ठीक है, अब आता है डिसीजन लेने का तरीका, डिसीजन निर्माण करने का, निर्णय लेने की क्षमता।
तो ये चीजों को सोचता है, थिंकिंग करता है और ये फीलिंग के साथ में निर्णय लेता है। ठीक है, अब आता है लाइफ स्टाइल। ये चीजों को जज करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। जज करता है, दूसरों को एक्सेप्ट कर लेता है, वो चीज अभी पीछे पढ़ चुके हैं वही है। थिंकिंग मतलब चीजों को सोचकर, और ये फीलिंग के साथ में डिसीजन लेता है। कि सर थिंकिंग का मतलब कैसा है, कि थिंकिंग का मतलब है कि सीधी सी बात है कि डॉक्टर है, उसको टेबलेट देना पड़ेगा, चाहे से आपको कड़ी लग रही हो, आपको कितना भी कुछ भी बुरा लगे उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फीलिंग का मतलब है कि यार मैं आज घूमने गया हुआ हूँ तो कोई फिक्स नहीं है, आज यहाँ रुक जाऊंगा कल वहां, कितना भी घूम सकता हूँ मेरी फीलिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर दो चीजें अलग अलग है। ये सेंसिंग है, ये इंट्यूशन है। ये एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हो, एक्स्ट्रावर्जन बोल सकते हो। ये इंट्रोवर्ट बोल सकते हो या इंट्रावर्जन आप बोल सकते हो। तो ये क्या है, इसके चार डायमेंशन है। चार डायमेंशन का मतलब है एनर्जी सोर्स के हिसाब से बांटा है ना। पहला आप लिख के आना, एनर्जी सोर्स के हिसाब से लिख दोगे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पर ये हो गया ई और आई। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हिसाब से, ये आपके सेंसिंग, और ये आपके एन लिख देना क्योंकि आई यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, तो एन लिख दिया। डिसीजन मेकिंग के हिसाब से थिंकिंग लिख दिया और फीलिंग लिख दी यहाँ पर। ठीक है, लाइफ स्टाइल के हिसाब से जजिंग और रिसीविंग, यानी जे और पी और टी और एफ। ठीक है, तो इन डायमेंशन के हिसाब से 16 प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पर बना दिया। अब ज्यादा तो इतना क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि वो 16 प्रकार की आप लिख के आओगे। ये चीजें लिख के आ जाओगे, जो चार पांच लाइन इसके बारे में लिख के आ जाओगे, और थोड़ा बहुत यहाँ पर ये लिख के आ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझा रहा है एम्बिटेड डायमेंशन, मतलब आयाम जो बनाए अपन ने, मतलब वो चार चीजों से अपन ने 16 प्रकार के व्यक्तित्व बना दिए, उनकी व्याख्या कर रहा है। अब तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में बता रहा है कि उनका एनर्जी सोर्स क्या है। तो एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति है वो सामाजिक संपर्कों से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, खुला है, बातचीत करता है, लोगों से बोलता है, तो समाज से बाहर से क्या करता है, चीजों का आनंद लेता है, खुले विचार वाले बातूनी है। अब इंट्रोवर्ट व्यक्ति की बात करें कि वो कहाँ से एनर्जी लेता है, ये अकेलेपन से ऊर्जा लेता है, गहन बातचीत को पसंद करता है और शांत स्वभाव के विचारशील गहरे संबंध वाला व्यक्ति होता है। कि सर एग्जाम्पल क्या है, देखो बेटा एग्जाम्पल है, एक टीचर क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, मैं क्या हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। एक साइंटिस्ट क्या है, इंट्रोवर्ट है, अपने आप काम कर रहा है चुपचाप लेबोरेटरी के अंदर। तो एनर्जी लेवल की बात करें बेटा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की, तो क्या है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब मैं हूं, इंट्रोवर्ट का मतलब एक साइंटिस्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। उसके बाद अपन बात करें, देखो बेटा सेंसिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब सेंसिंग में देखो, सेंसिंग और इंट्यूशन की बात करें इंफॉर्मेशन की, तो सेंसिंग का मतलब है ये संवेदनशील व्यक्ति तथ्यों पर, विवरणों और वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, और बात करें व्यवहारिक, यथार्थवादी और अनुभव से सीखने वाला होता है सेंसिंग वाला व्यक्ति। इंट्यूशन व्यक्ति की बात करें, ये संभावनाओं पर रहता है। अभी देखा था ना एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला पीछे, वो वाला व्यक्ति है। रचनात्मक, अमूर्त सोच वाले और नवाचार को पसंद करने वाले। सेंसिंग का मतलब एक डॉक्टर जो है कड़ी चीजों को फॉलो करेगा, वहां पर कड़े रूल्स को, चाहे से आपको बुरा लगे कैसा भी लगे। एक आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट विद न्यू पेंटिंग स्टाइल, मतलब एक आर्टिस्ट है, नई नई पेंटिंग बना के पढ़ता रहेगा, नई नई करता रहेगा, उसको कोई दुखी नहीं, आराम से मजे से अपना काम करेगा। लेकिन डॉक्टर कड़े नियम फॉलो करेगा। उसी हिसाब से आपकी आती है थिंकिंग और फीलिंग वाली। इसमें आप कैसे डिसीजन लेते हो, निर्णय लेने की जो विधि है या क्षमता है। तो थिंकिंग वाला हमेशा चीजों को सोचेगा, समझेगा, उसके बाद में क्या लेगा, निर्णय लेगा साथियों। ऐसे भागकर कोई निर्णय डिसीजन नहीं लेगा। फीलिंग वाला भावनाओं के साथ में लेगा, मतलब कि कोई नेता है, अब वो फीलिंग के साथ में निर्णय लेगा, क्यों, क्योंकि जनता नाराज थोड़ी करेगा, जनता का सुख दुख का सहारा है, तो उसी हिसाब से निर्णय लेगा। तो ये क्या है, फीलिंग के साथ में कोई नेता सोशल वर्कर है और कोई जज है, तो वो भाई साहब डिसीजन लेगा तो फीलिंग के साथ में नहीं लेगा, उसको तो कड़े नियम फॉलो करना पड़ेगा, सोच समझ के ही नियम लेगा, मतलब निर्णय लेगा। ठीक है, अब है जजिंग और प्रिसेविंग लाइफ स्टाइल। अब देखो जजिंग का मतलब है कि ये व्यक्ति क्या करते हैं, रचना, योजना और संगठन का प्राथमिक देते हैं, अनुशासित, समय के पाबंद और दिनचर्या पसंद करने वाले होते हैं, और ये व्यक्ति लचीलापन, सहजता और खुले विचार वाले होते हैं। देखो प्रोजेक्ट मैनेजर फॉलो ए स्ट्रिक्ट डेडलाइन। अब यहाँ पर इसमें क्या करता है, देखो ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये जजिंग है, इसको टाइम पर काम करना है तो करना ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं सुनना, फालतू की बात नहीं, काम होना चाहिए तो होना चाहिए, तो मतलब जजिंग है। ठीक है, कैसे निर्णय लेगा, हार्ड निर्णय लेगा भाई साहब, कठोर कठोर निर्णय डिसीजन लेगा। ठीक है, काम होना चाहिए। और प्री सीविंग की बात करें
तो यहाँ पर भाई साहब एक यात्री है जो यात्रा कर रहा है, बढ़िया घूम रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, जिंदगी है कहाँ कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, आज यहाँ घूम रहा हूँ कल कहाँ घूम रहा हूँ, कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, फालतू की टेंशन ही नहीं है। तो वही चीजों को यहाँ पर बांट के देखो, आपको बता दिया ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, तो वो क्या थी, यही सारी चीजें थी और इनको मैंने बता दिया आपको खुलकर सारी चीजें। तो इनके बारे में आप लिख के आ जाओगे, इतना ही करके आ जाना बहुत है। पूरा लिखोगे, पूरा बताओगे, पूरा समझाओगे तो कॉपी छोटी पड़ जाएगी, आप ही मुझे पता है, ठीक है। तो ये बेटा आपके MBTI होता है, इसको लिख लेना, समझ लेना, जो चीजें मैंने आपको बताई वही करके आना है, ठीक है। इन चीजों से आप बना दोगे ये सारी चीजें और इनके बारे में लिख के आ जाओगे कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या है, सेंसिंग वाले क्या है और वो सारी चीजें क्या है, ठीक है बेटा। क्लास को दबा के शेयर करना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका वो रहता है, वो लास्ट, और वो है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, अब देख लो, अब जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इंडिविजुअल व्यवहार का जो आपका निर्माण है वो कैसे होता है, देखो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है क्योंकि उस पर व्यक्तिगत, मानसिक और पर्यावरणिक कार्यों का संयुक्त प्रभाव होता है। हर व्यक्ति अलग अलग रहता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क प्लेस, कि किसी भी कार्य पर या कहीं पर भी आपके जो इंडिविजुअल व्यवहार है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। अभी पहले एग्जांपल दिया था एज वाला, ठीक है, कि जो युवा साथी है वो एनर्जेटिक तो रहेंगे, आपकी उम्र प्रभावित करती है, लेकिन एक्सपीरियंस उनको कम रहेगा, ठीक है। तो आपका जो जेंडर है वो भी यहाँ पर इसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मान लो कोई मेल और फीमेल वाला भी इसको प्रभावित करेगा, कैसे सर, एक युवा और एक बूढ़ा, बूढ़े वाला मैंने आपको दे दिया है। दूसरा है कि कोई मान लो कोई ऐसा काम है, भारी चीजों को उठाना है, वजनी चीजों को, तो कौन उठाएगा, मेल कर्मचारी, फीमेल वहां पर नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर या मेल जो आपका एज है वो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। लिख के आना, एज के अंदर एक तो एज वाला और एज में एक जेंडर वाला लिख के आ जाना। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो है आपके व्यवहार को क्या कर सकती है, यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। उसके बाद आती है आपकी पर्सनैलिटी, ये भी आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रेपसेशन यानी आपकी धारणा, जो आपकी सोच है, जो आपकी मेंटेलिटी है, वो भी क्या कर सकती है, इसको प्रभावित कर सकती है, किसको, इंडिविजुअल व्यवहार को, ठीक है बेटा। उसके बाद में आता है आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, लोगों को किस नजर से देखते हो, क्या सोच रखते हो, क्या मानसिकता रखते हो, ये भी इसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में आए वैल्यूज, यानी वैल्यू का मतलब है कि मूल्य, कि आपकी नजरों में लोगों की कितनी वैल्यू है। अगर क्वेश्चन आता है वैल्यू का तो लिख के आ जाना, ठीक है। तो वैल्यू का भी ये क्या है, आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद आपका मोटिवेशन, ये भी इसको प्रभावित कर सकता है, आपकी प्रेरणा, ठीक है। अब देखो, हाईली मोटिवेशन वाले जो एम्प्लॉय है वो बेटर परफॉर्मेंस करेंगे और कम जो मोटिवेशन वाले हैं वो कम काम करेंगे, तो ये भी इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग भी आपको इसको प्रभावित करता है और सतत कंटिन्यूस लर्निंग चलती रहती है, तो अगर आप सीखते रहोगे, करते रहोगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, तो ये भी इसको प्रभावित करता है। आपके काम का एनवायरनमेंट इसको प्रभावित करता है, ठीक है। आपकी ग्रुप डायनेमिक्स इसको क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। और इसके बेसिक कुछ मॉडल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनपुट का मॉडल है, ठीक है। इनपुट का मॉडल है कि जो भी आपने देखा, व्यक्ति की एज, गुण, जेंडर वगैरह वो आ गए। उसके बाद आता है व्यक्ति की प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में कि वो कैसे काम करता है, क्या सोच रहा है, उसकी क्या भावनाएं हैं, कैसे सीख रहा है और कैसे वो निर्णय ले रहा है, ठीक है। दो चीजें हो गई। आउटपुट का मतलब है कि उसका क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या व्यवहार है और क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। और चौथा जो मॉडल लिख देंगे वो लिख देंगे फीडबैक, तो इस चीज के लिए क्या कर देंगे, उसका फीडबैक अपन कर देंगे। तो ये बेटा ये आपका होता है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल व्यवहार होता है, और इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वो सारे कारक होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गेस पेपर, ठीक है, समझा भी दिया, इजी है, ये तो बहुत इजी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल व्यवहार, जो आपका व्यवहार है उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो ये बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक जो चीजें आपने लिखी, देखी, एज, उम्र वाली वो सारी चीजें आप करके आ जाना। तो ये एक्सटेंशन जो गेस्ट पेपर की PDF है वो ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, उस ऐप के अंदर जाके सिंदूर बैच है फ्री के अंदर, वो वाला बैच ज्वाइन करना, ठीक है। और क्लास को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए वो बता देना।
जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अकाउंट को फॉलो कर देना भाई, आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ब्राइट क्लासेस की तरफ से। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए। हम दुआ करते हैं कि आपके सारे पेपर बेस्ट जाए और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, आपका ओजीपी अच्छा रहे। हम आप लोगों के साथ में हैं हर कदम। ठीक है, तो ठीक है गाइस, लव यू, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके ओके।